हेलो एवरीवन, आई एम सी मेघा जैन। वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 कवर किया था, चैप्टर 3 का। ये पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो में हमने 3 कंसेप्ट्स कवर किए थे, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल, दैट इज़ अजम्पशन। सॉरी, आज हम लोग कन्वेंशंस कवर करेंगे, दैट इज़ 11 प्रिंसिपल्स। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? जो ऑनर है और जो वो बिज़नेस कर रहा है वो दोनों सेपरेट एंटिटी है। अगर ये एक ऑनर है मिस्टर ए, उन्होंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, उसमें उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है 10 लाख रुपीज़ की, तो ये बिज़नेस के लिए क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी, क्योंकि ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ऑनर अलग है और बिज़नेस अलग है। ऑनर ने अपने घर से लाके बिज़नेस में पैसे डाल दिया है तो वो बिज़नेस उसी का, बट ये सेपरेट एंटिटी है। इसीलिए बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी है कि उसने अपने ऑनर से 10 लाख रुपीज़ लिए हैं। सो बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज ऑनर। दैट इज कैपिटल, इन एग्जाम्पल है ये, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन बिजनेस इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। सो इस कंसेप्ट को हम अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं, मतलब सेपरेट एंटिटी है जो हमारा बिजनेस है। नेक्स्ट इज़ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है? वही जो हमारी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम लोग वही रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था कि हम क्वालिटेटिव नेचर की ट्रांजैक्शंस अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे हमारी क्वालिटी है मैनेजमेंट की, या लेबर ने स्ट्राइक कर दी, ये सब जो है क्वालिटेटिव नेचर के एक्ट्स हैं। सो हम लोग इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, ओनली टर्म्स ऑफ मनी में जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड प्रिंसिपल क्या है हमारा? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। जैसा कि हमने बोला था, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से हमारा बिजनेस कुछ लंबे टाइम तक चलेगा, मैनी ईयर्स चलेगा, 10, 20, 30 ईयर्स चलेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं ये पूरी लाइफ ऑफ बिजनेस है। तो कोई भी पर्सन है, जब उसका बिजनेस बंद होने वाला होगा या वो ख़त्म कर रहा है अपने बिजनेस को, तो वो नहीं कोशिश करेगा जानने की कि उसको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। तो बिज़नेस बंद ही कर रहा है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस कब जानना चाहेगा? अकाउंटिंग पीरियड्स के एंड पे, जिसको हम जनरली बोलते हैं कि 1 ईयर का गैप जो होता है हमारा, 1 ईयर को हम एक अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं इन जनरल। सो वो सोचेगा, देखेगा कि हर ईयर के एंड पे मुझे क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। सो इसके लिए हम लोग अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, जिसमें हम पूरी लाइफ ऑफ एसेट को छोटे छोटे पार्ट्स में अकाउंटिंग पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, जो हमारे 1 ईयर के होते हैं। Life of an enterprise is divided into time intervals known as accounting periods, at the end of which income statement, that is P&L, and position statement, that is balance sheet, is prepared. Okay. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम कोई भी चीज़ अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने से छुपाएंगे नहीं। हमें जो भी पता है, आने वाली चीज़ें भी हम सब रिकॉर्ड करेंगे। All the significant information should be fully disclosed in the financial statement। वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में P&L या बैलेंस शीट जिससे भी वो रिलेटेड होगी, हम लोग उसमें डिस्क्लोज करेंगे। इसका एक एग्जांपल होता है कंटीजेंट लाइबिलिटी। पहले कंटीजेंट लाइबिलिटी समझ लेते हैं क्या होता है। कंटीजेंट लाइबिलिटी वो होती है ऐसी लाइबिलिटी जो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है कि वो हमें पे करनी है। कंटीजेंट है, दैट इज़ एंटिसिपेटेड लॉसेस। में भी हो सकता है हमें पे करना हो और में भी हो सकता है ना करना हो। आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, आप हो सकता है वो केस हार भी जाओ या हो सकता है वो जीत भी जाओ, तो वो एक तरह से कंटीजेंट लाइबिलिटी में भी आपको फ्यूचर में पे करना पड़ सकता है। सो कंटीजेंट लाइबिलिटी इस कंसेप्ट के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। कंटीजेंट लाइबिलिटी इज शोन एज फुट नोट टू द बैलेंस शीट। सो हमें ये रिकॉर्ड शो करना पड़ता है कि मे बी हमें फ्यूचर में पे करना पड़ जाए, हम इसको अभी से डिस्क्लोज कर रहे हैं। या फिर मान लो हमारी टर्नओवर क्यों कम हुई है, हमें रीज़न पता है कि या कोई लेबर स्ट्राइक हुई थी पीछे, अदरवाइज तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते, क्वालिटेटिव नेचर की है। बट हमें पता है कि हमारा मटेरियल पुअर था या कोई भी वटेवर कोई और भी रीज़न हो हमारा टर्नओवर कम होने का, तो हम उसको भी शो करेंगे कि जिससे हमें लॉस हुआ है। सो
मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या होता है, ये ऑलमोस्ट फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल से रिलेटेड ही है। इसमें भी वो वही बोलता है जो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे ही, हम उसको मिस नहीं कर सकते। मटेरियल मीन्स इम्पॉर्टेंट, सो आइटम्स हैविंग सिग्निफिकेंट इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड एंड इट डिपेंड्स ऑन नेचर एंड अमाउंट ऑफ एनीथिंग। इसमें हम जनरली क्या होता है, कुछ अमाउंट से रिलेटेड होती है, कोई नेचर से रिलेटेड होती है। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक कोई रिच पर्सन है और एक कोई टी स्टॉल चलाता है। मान लो उसके अगर 1000 रुपीज़ गुम हो गए, लॉस्ट हो गए, तो उसे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वो रिकॉर्ड करे भी ना करे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह लेकिन अगर टी स्टॉल वाले के अगर 1000 रुपीज़ गुम हो जाएंगे तो उसको फ़र्क पड़ेगा। सो इट मीन्स वो रिकॉर्ड करेगा कि मेरे लॉस हुए हैं, तो मुझे एक्सपेंस साइड में शो करेगा कि मेरे को बिज़नेस में लॉस हुआ है। इसी तरह अगर हम नेचर की बात करें, स्टेशनरी परचेज जैसे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के काम में हेल्प करती है। सो अगर वो चाहे हमने 100 रुपीज़ की भी परचेज़ की है तो वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। इवन एक बिज़नेस के लिए हम पेन भी परचेज़ करते हैं, हम उसको भी रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वो हमारे बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिज़नेस में यूज़ हो रही है। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। सो आप इसको अच्छे से थॉरली रीड करके प्रिपेयर करना। इसका मतलब क्या होता है, कंजर्व होके चलना। मान लो मुझे किसी से फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, 2000 रुपीज़ कन्फर्म है मिलने वाला है, बट मुझे लगता है कि वो शायद पूरा पे नहीं करेगा। हो सकता है वो उसमें से 500 रुपीज़ खा जाए, ना दे हमको, मान लो जैसे हम बोलते हैं ना, वो खा गया हमारा। So, do not anticipate profits, but provide for all possible losses. It means हम लोग प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने इस बुक्स में, लेकिन जो हमें लगता है लॉसेस होने वाले हैं हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज़ क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेट मीन डेटर, जैसे मैंने बताया किसी ने हमसे उधार लिया था 2000 रुपये और वो हमें फ्यूचर में हमें लग रहा है सिर्फ 1500 पे करेगा, 500 रुपीज़ नहीं पे करेगा, तो ये हमारा हमें आज ही लॉस दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रोविज़न बना लेंगे, हम कंजर्व होके चल रहे। मे भी वो दे दे 2000, बट हमारी थिंकिंग ऐसा बोल रही है, हमारा थॉट है कि वो 500 रुपीज़ हमें नहीं देगा। सो हम आज ही प्रोविज़न कर देंगे, कंजर्व होके चलेंगे। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक है, हम उसको कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे वैल्यू करते हैं जो कम हो। कॉस्ट मीन्स जिस पे हमने परचेज़ किया, और मार्केट प्राइस आज उसका मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है हम लेने जाएँ तो। सो जो वैल्यू कम होगी हम उसी पे रिकॉर्ड करते हैं। मान लो हमारा 100 रुपीज़ का स्टॉक है, पड़ा है, बट उसका मार्केट में वैल्यू सिर्फ 80 रुपीज़ है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम थोड़ी शो करेंगे। इट मीन्स हमारा सिर्फ 80 रुपीज़ का ही बिकने वाला है इन फ्यूचर, तो हम 100 का शो करके तो प्रॉफिट्स को एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं, हम वो नहीं कर सकते, तो हम उसको मार्केट प्राइस पे वैल्यू कर लेते हैं। सो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो ये भी कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि हम जो भी कोई एसेट्स परचेज़ करते हैं वो अपनी बुक्स में हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उसका मार्केट प्राइस कुछ मर्जी हो जाए। लाइक हमने कोई एसेट 1 लाख रुपीज़ पे परचेज़ करी है आज, उसका 2 साल बाद 1,10,000 हो जाए मार्केट प्राइस या 1,20,000 हो जाए, बट वो हमारी बुक्स में 1 लाख रुपीज़ पर ही रिकॉर्डेड रहेगी। ओके। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर मान लो एक साल में आपने 1 लाख रुपीज़ इनकम कमाई है, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस थे उसी ईयर में ही रिकॉर्ड कर लेंगे। लाइक जो रेवेन्यू इस ईयर में कमाया है उससे रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस इंकर किए हैं वो इसी विद इन अकाउंटिंग पीरियड रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। दैट इज़ cost incurred during a particular period should be matched against the revenue of that period। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आप किसी प्रीमाइसेस में रहते हैं, आई मीन फैक्ट्री चला रहे हैं या आपका शॉप का रेंट है, उसमें आप अर्न कर रहे हैं अपने साल भर में। कोई भी ग्रॉसरी शॉप एग्जांपल ले लो, आपने ग्रॉसरी सेल की रेवेन्यू अर्न किया, बट उसका आप रेंट भी पे कर रहे हैं उस शॉप का, तो वो रेंट भी आप उसी ईयर में ही रिकॉर्ड कर लेंगे जो 12 मंथ्स का आपने पे किया है, एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट पे, चाहे आपने कैश में भी दिया है या नहीं दिया है, बट आप रिकॉर्ड करेंगे ही। अनदर एग्जाम्पल क्या है, डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन मैंने बताया था जो एसेट को यूज़ करने से उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, दैट इज़ फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मान लो हमने 5 लाख रुपीज़ की मशीनरी ली थी और हमने रखा है उसका 20% पे वो डेप्रिशिएट होगी, मीन्स वो 1 लाख रुपीज़ का वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगा
1 ईयर में। सो हम उस 1 लाख रुपीज़ को ही रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी बुक्स में फर्स्ट ईयर पे ही। सो ये होता है हम लोग का मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट क्या होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। इस पे चैप्टर 5 पूरा आएगा। ये क्या बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होता है, दैट इज़ डेबिट और क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन करने पे डेबिट क्रेडिट दोनों साइड्स ही इफेक्ट होती हैं, दैट इज़ एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, दैट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था, आपको चैप्टर 5 में और क्लियर हो जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशंस में। इसका एक एग्जांपल मैं जस्ट अभी दे देती हूँ। मान लो मैंने कोई फर्नीचर परचेज़ किया है 1 लाख रुपीज़ का क्रेडिट पे, अभी मैंने पेमेंट नहीं किया, तो मेरा इधर लाइबिलिटी भी तो बढ़ जाएगा कि मुझे उसको पे करना है, तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए। इसी तरह और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मैंने गुड्स कोई सेल करे हैं तो मेरा स्टॉक कम हो जाएगा। यहाँ से 50,000 के गुड्स मैंने मान लो सेल करे हैं तो मेरा स्टॉक कम हो जाएगा, ओके। बट मान लो मैंने उनको कैश पे ही बेचा है तो साथ ही में मेरा कैश भी तो बढ़ जाएगा ना 50,000, समझे। यहाँ पे मेरे गुड्स सेल हुए, वो भी मेरी एसेट थी, जो स्टॉक पड़ा था वो मैंने कम कर दिया, लेकिन मुझे उसके बदले पैसा भी तो मिल गया, वो भी मेरा बैंक बैलेंस भी मेरा एसेट है, तो 50,000। अल्टीमेटली इफेक्ट क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। इधर पहली एग्जाम्पल में क्या था, 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। इट मीन्स मेरा दोनों साइड से हमेशा इक्वल ही रहता है। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या होता है, ये वही एक्रूअल बेसिस पे चलता है। जब भी हमने ट्रांजैक्शन कर दी हम तभी रिकॉर्ड कर लेंगे, कैश के इनफ्लो आउटफ्लो का वेट नहीं करेंगे। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच इट इज़ अर्न, मीन्स सेल हो गई जब, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज़ रिसीव्ड और नॉट, की मीन्स कैश आया कि नहीं आया डजेंट मैटर। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, ये क्या बोलता है कि हम जब भी कोई अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसके पीछे कोई सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए। सो देयर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस विच आर कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, एग्जाम्पल इन्वॉइसेस, बिल्स एक्सेट्रा। हम जब भी कोई सेल करते हैं, लाइक हम सामने वाले को इन्वॉइस इशू करते हैं और हम सामने वाले से जब परचेज़ करते हैं तो वो हमें बिल देता है। सो इस तरीके से हमारे पास एविडेंसेस कलेक्ट होते हैं जिसके बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। सो हमारे यहाँ पे 11 अकाउंटिंग कन्वेंशंस या प्रिंसिपल्स कवर हो गए हैं। और अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। या थैंक यू।